तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है ये तो सबको क्लियर है, पूरा कहानी हम लोग सीख चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग सीखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कैसे होता है, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज कैसे होता है। ठीक है, सबसे पहला तरीका कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज करने का, ख़त्म करने का क्या होता होगा? काम कर दो, जो काम दिया गया उसको कर दो बाय परफॉर्मेंस। और परफॉर्मेंस कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। कौन कौन सा? एक्चुअल परफॉर्मेंस और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस का दो और नाम है, पहला ऑफर टू परफॉर्म या फिर टेंडर टू परफॉर्म। ठीक है, कौन कौन सा दो नाम है? वेरी गुड। दूसरा डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, इसके बारे में हम लोग 2 मिनट में देखेंगे। तीसरा डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम। फ्लिपकार्ट का ऑफर आया फॉर बिग बिलियन डेज। ओके, बिग बिलियन डेज क्या साल भर चलता है? नहीं भैया, बिग बिलियन डेज फॉर पर्टिकुलर डेज आता है। मानो 7 दिन के लिए बिग बिलियन डेज आया, उसके बाद क्या तुम उस ऑफर को एक्सेप्ट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। 20 से 27 है, तुम 30 को वो ऑफर एक्सेप्ट कर सकता है। एक ईयरफोन 1000 रुपए का 500 में मिल रहा है, क्या वो 30 को मिलेगा? नहीं। तो वो डिस्चार्ज हो गया, वो ऑफर खत्म, वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म। तो बाय लैप्स ऑफ टाइम मतलब टाइम के पार होने से खत्म हो। पहला बाय परफॉर्मेंस, दूसरा बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट और तीसरा बाय लैप्स ऑफ टाइम। चौथा डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन। 4 ऐसा काम बोला जिसमें कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज माना जाता है। पहला डेथ, अगर कोई पार्टी के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जिसमें स्किल एंड टैलेंट इन्वॉल्व है, तो क्या उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव या एयर उसको परफॉर्म कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो डेथ के साथ वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स डिस्चार्ज्ड माने जाते हैं। दूसरा इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी का मतलब दिवाला निकलना। अच्छा, अगर हम डिक्लेयर करेंगे कि मेरा दिवाला निकल गया तो हम इंसॉल्वेंट माने जाएंगे? कौन डिक्लेयर करता है? कंपिटेंट कोर्ट। कौन डिक्लेयर करता है? अ पर्सन शैल बी डिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट बाय अ कंपिटेंट कोर्ट। तो अगर कोई इंसॉल्वेंट हो गया है, जैसे कि विजय माल्या, क्या वो उसका कॉन्ट्रैक्ट, मेरा जो विजय माल्या के साथ कॉन्ट्रैक्ट था, वो परफॉर्म कर पाएगा? नहीं। तीसरा अनऑथराइज्ड मटेरियल ऑल्टरेशन। तुम लोग मेरे को बोला कि भैया मेरे को एक लैपटॉप चाहिए जिसमें 256 जीबी का एसएसडी हो। कॉन्ट्रैक्ट में क्या है? एसएसडी होना। और हम बिना कंफर्मेशन के, बिना तुमसे बात किए 500 जीबी एचडीडी मतलब हार्ड डिस्क तुमको वो वाला लैपटॉप दिए, दूसरा स्पेसिफिकेशन का लैपटॉप दिए, क्या वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा? तुम चाहे तो उसको कैंसिल कर सकता है और बोल सकता है कि चलो तुम डिस्चार्ज, अब तेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, राइट। एंड लास्ट में मर्जर। मर्जर का मतलब दो कंपनीज का एक होना। इसके बारे में हम लोग आगे और भी कुछ सीखेंगे। फॉर द टाइम बिंग हम लोग को इतना याद रखना है कि 4 ऐसे केसेस है डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन हो। क्या क्या? डेथ, इंसॉल्वेंसी, अनऑथराइज्ड मटेरियल ऑल्टरेशन और मर्जर। डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ लॉ। लॉ मना कर दिया, क्या उसके बाद उसको कॉन्ट्रैक्ट वो कर सकते हैं? भैया एग्जांपल ई सिगरेट्स, लॉकडाउन, जब लॉ मना कर रहा है वो काम करने से तो अब वो नहीं हो सकता, तो क्या हम उस पर केस कर पाएंगे? नहीं, वो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज माना जाएगा। डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट को तोड़कर, इसके बारे में भी हम लोग नेक्स्ट क्लास सीखेंगे या फिर आई थिंक इसी क्लास में सीख लेंगे। एंड लास्ट में डिस्चार्ज बाय नेग्लेक्ट ऑफ प्रोमिसी टू अफोर्ड प्रोमिसर रीजनेबल फैसिलिटीज फॉर परफॉर्मेंस। इसका मतलब क्या होता है? इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर हम मानो तुमसे कॉन्ट्रैक्ट किए कि हम तुम्हारे घर में आके तुमको पढ़ाएंगे, लेकिन तुम अपने घर में मेरे को प्रॉपर कंडीशन नहीं दे रहा है, बैठने का जगह नहीं दे रहा है, किताब कॉपी लेके नहीं बैठ रहा है, तो प्रोमिसी के नेग्लेक्ट के कारण प्रोमिसर परफॉर्म नहीं किया, क्या तुम प्रोमिसर पे केस कर सकते हो इस बात पे? हम डिस्चार्ज है, हम तो कोशिश किए ना। ओके। मर्जर में क्या होता है? मर्जर ऑफ राइट्स। भैया इसका क्या मतलब हुआ? आप मर्जर ऑफ टू कंपनीज बोलेते हैं, यानी कि दो कंपनीज का एक होना। ये तो हो गया जो तुम लोग को रियल लाइफ में पढ़ना है एज चार्टर्ड एंड कॉस्ट अकाउंटेंट्स। बट मर्जर ऑफ राइट्स का मतलब होता है, मानो तुम किसी घर में भाड़ेदार और कुछ समय बाद तुम उस घर को खरीद लिया। पहले तुम भाड़ेदार था, तुम्हारा राइट इंफीरियर था, छोटा था कंपेयर टू योर मालिक, बट अब तुम उस घर का ही मालिक हो चुका है, तो क्या तुमको भाड़ेदार वाला कॉन्ट्रैक्ट निभाना पड़ेगा? हर महीना खुद को रेंट देना पड़ेगा? नहीं। तो उस कॉन्ट्रैक्ट से तुम क्या हुआ? डिस्चार्ज हो गया। तो मर्जर भी क्लियर है। ये अलग अलग तरीका था कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज करने का। ये जो ग्राफ है, दिस ग्राफ इज प्रेजेंट इन सीएमए का बुक, नॉट इन सीए का बुक। क्या ये ग्राफ जरूरी है?
ये ग्राफ हेल्प करेगा तुमको चीज़ों को समझने में, बट जहाँ तक बात है इसके ज़रूरी होने का, सारा मैटर तुम लोग पढ़ा हुआ है, तुम लोग एग्जाम में इसको पॉइंट आउट कर सकते हैं, वैसे कोई टेंशन वाला बात नहीं। ठीक, सब कुछ हम लोग पढ़ लिए सिवाय एक के, क्या? डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। म्यूचुअल एग्रीमेंट का मतलब, एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? कौन सा लैटिन शब्द है? कंसेंसस एड आइडम, सेम थिंग इन द, वेरी गुड। तो कभी कभी क्या होता है, हम लोग बात करके किसी कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर सकते हैं, मतलब दोनों का मंजूरी है। एक होता है डिस्चार्ज बाय अनऑथराइज्ड मटेरियल ऑल्टरेशन, जिसमें फॉर एग्जांपल लैपटॉप, तुम लोग से बात हुआ था कि हम तुम लोग को लैपटॉप देंगे 6 GB रैम का, लेकिन हम दिए 4 GB रैम का। सवाल उठता है क्या आप इस बारे में आगे वाले को बताएं? अगर हम आगे वाले को बताएं तो एग्रीमेंट हुआ है, दोनों अग्री किए हैं उस बात पे, तो क्या अनऑथराइज्ड बिना परमिशन का अल्टरेशन है वो? अल्टरेशन मतलब बदलाव, अनऑथराइज्ड मतलब बिना परमिशन का, वो तो बिना परमिशन का अल्टरेशन है। अगर हम लोग बात कर ले इस बारे में कि तुमको हम जो लैपटॉप देंगे उसका 4 GB रैम है, और तुम बोले हाँ, ये होता है ऑथराइज्ड अल्टरेशन। ठीक है, म्यूचुअल एग्रीमेंट। म्यूचुअल एग्रीमेंट में अलग अलग चीजें हम लोग एक एक करके सबसे डील करते हैं। पहला, नोवेशन। नोट्स लिखवाएंगे, टेंशन नहीं। नोवेशन क्या होता है? नोवेशन में पार्टीज एक नया कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करते हैं पुराने के बदले में। क्या करते हैं? सब्स्टिट्यूट अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट इंस्टेड ऑफ द ओल्ड वन। इसका सबसे बड़ा बात है कि ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट फिर परफॉर्म करने का जरूरत नहीं है भैया नोवेशन में। अच्छा ये बताओ, ये जो हम लैपटॉप में चेंज लाएं, ये नोवेशन है, नया कॉन्ट्रैक्ट है कि उसी कॉन्ट्रैक्ट में कोई चेंजेस है? उसी में चेंजेस है, राइट? तो वो नोवेशन नहीं, वो ऑल्टरेशन। ऑल्टरेशन क्या होता है? म्यूचुअल एग्रीमेंट से आप ऑल्टर कर दिए टर्म्स एंड कंडीशन को, ठीक है। लेकिन नोवेशन में दो बहुत बड़ा चेंज आता है। पहला, टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बदल गया, यानी कि बात था एचपी का लैपटॉप देने का और हम तुमको एप्पल का लैपटॉप दे रहे हैं, टर्म्स बदल गया, पूरा प्रोडक्ट बदल गया। दूसरा, चेंजिंग द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज। हम तुमको देने वाले थे और तुम बोला हमको मत दीजिए, आप शिमला में मेरा कजिन है उसको भेजिए, पार्टी बदल गया, ये नोवेशन है। नोवेशन कौन से दो केस में होता है? पहला, चेंज इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा चेंज इन पार्टीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है ये कहानी? तो नोवेशन में पुराना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, नया कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। ये दो सिचुएशन में होता है, चेंज इन टर्म्स एंड चेंज इन पार्टीज। तो सबसे पहले इसके ऊपर हम लोग नोट लिखते आओ। नया टॉपिक है, हैशटैग देना न्यू पेज से, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय म्यूचुअल agreement. Discharge of contract by mutual agreement. पहला चीज क्या है इसमें? नोवेशन। इसमें क्या होता है? ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट इज कैंसल्ड एंड न्यू कॉन्ट्रैक्ट is formed. नोवेशन कौन से दो सिचुएशन में होता है? टू सिचुएशंस। पहला, चेंज इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा change of parties to the contract. Okay,
दूसरा क्या था नोवेशन के बाद? ऑल्टरेशन। व्हाट इज ऑल्टरेशन? ऑल्टरेशन का मतलब क्या होता है? हिंदी में ऑल्टरेशन को क्या बोलते हैं? बदलाव। नोवेशन में नया कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, ऑल्टरेशन में कॉन्ट्रैक्ट में छोटा मोटा बदलाव आया। तुम लोग को ये बड़े समझदारी से डिफरेंशिएट करना होगा। अगर एक लैपटॉप का रैम साइज बदल के तुमको दें तो वो ऑल्टरेशन है, क्योंकि छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्ट में चेंज आया। बट पूरा का पूरा लैपटॉप का कंपनी बदल दें तो ये इनोवेशन है, क्योंकि एक बहुत बड़ा चेंज आया। तो इसमें ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट के बदले नया कॉन्ट्रैक्ट आता है। यहां पे क्या हुआ? पुराना कॉन्ट्रैक्ट क्या हो रहा था? कैंसिल हो रहा था। यहां पे पुराना कॉन्ट्रैक्ट क्या हो रहा है? सब्सटीट्यूट हो रहा है। वर्ड वर्ड का अंतर है। एग्जाम में अगर तुम लिख देगे ना ऑल्टरेशन में पुराना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, मतलब तो वही है, लेकिन आंसर में मार्क्स नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि किस वर्ड का उम्मीद है? सब्सटीट्यूशन का। तो लिखो सबसे पहले ऑल्टरेशन मतलब चेंज इन कॉन्ट्रैक्ट, चेंज इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रैकेट में लिख दो ये चेंज नॉट मटीरियल है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चेंज नहीं है। दूसरा, ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट is substituted by new contract। ऑल्टरेशन में पार्टीज नेवर चेंज, पार्टीज वही रहेंगे। क्लियर है? दो टॉपिक पूरा एकदम अच्छे से हम लोग पढ़ लिए विथ एग्जाम्पल्स। चलो तुम लोग से सवाल पूछते हैं, अगर प्लेस ऑफ डिलीवरी बदले तो नोवेशन है या ऑल्टरेशन है? ऑल्टरेशन है, क्योंकि उतना बड़ा चेंज नहीं हुआ। अगर मेरा तुमसे बात हुआ था कि हम तुमको टैबलेट देंगे लेकिन हम दिए लैपटॉप, नोवेशन या ऑल्टरेशन? नोवेशन, क्योंकि मेजर चेंज इन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, मटीरियल चेंज इन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर पेमेंट का तरीका बदल गया तो क्या? ऑल्टरेशन, राइट? ठीक है, चलो तुम लोग सीख गया। अब बढ़ते हैं आगे। रेसिशन। रेसिशन एक ऐसा फॉर्म ऑफ म्यूचुअल एग्रीमेंट है। म्यूचुअल एग्रीमेंट सब में होना जरूरी है, हम अपने मर्जी से कर सकते हैं क्या? नहीं, दोनों का मर्जी होना जरूरी है। तो ये बताओ कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया और नो न्यू कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर्म, वो क्या है? रेसिशन है। रेसिशन में क्या होता है? हम तुमसे एक कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किए, ना नया कॉन्ट्रैक्ट बनाए, ना नया टर्म्स रखे, वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म, मेरा तेरा सारा रिश्ता खत्म। इसको अपन क्या बोलते हैं? रेसिशन। ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट is cancelled and no new contract is formed। ठीक है, इसके बाद अगला जो है वो है रेमिशन। देखो, नोवेशन ऑल्टरेशन में एक रिश्ता है जो हम तुम लोग को समझाएं, जिसका पूरा अलग वर्ड का इस्तेमाल किया गया।
रेसिशन और रेमिशन दोनों सुनने में समवॉट क्लोज लगता है। रेसिशन का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना, और रेमिशन एक शब्द से आया है जिसको बोलते हैं रेमिट। इसके बारे में हम तुम लोग को पढ़ाए हैं, क्या कोई बच्चा मेरे को बता सकता है रेमिट का मतलब क्या होता है? रेमिट का मतलब होता है माफ करना। क्या होता है भैया? जैसे कि मानो स्कूल टाइम पे हम लोग जब फीस भरते थे, अगर हम लोग टाइम पे फी पेमेंट नहीं करते थे तो क्या होता था? फाइन लगता था, लेट फाइन। लेकिन अगर स्कूल उस लेट फाइन को माफ कर दे और हम लोग को 1 हफ्ता का एक्सटेंशन दे, तो वो क्या हो गया? रेमिशन, माफ कर दिया। ठीक है, तो रेमिशन अलग अलग टाइप से होता है। बेसिकली रेमिशन में क्या हो रहा है? एक्सेप्टेंस ऑफ अ लेसर परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस मेड। मेरा तुमसे बात हुआ कि हम तुमको 100 लैपटॉप देंगे और हम दिए 90 लैपटॉप, 10 कम दिए। ये ऑल्टरेशन है क्या? नहीं, यहाँ पे आप कम में माने ना, ये आप बोल सकते हैं वेवर है। क्या है? वेवर, यानी कि आप कम में माने, आप कुछ हद तक वेव कर दिए अपना हक को। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी बहुत लॉस में चल रहा है, हम उसका डिबेंचर खरीद के रखें। डिबेंचर पे हर साल हमको क्या मिलेगा? लॉस हो या प्रॉफिट? इंटरेस्ट। अगर हम बोले कि चलो ये कंपनी हमको आने वाला 2 साल तक इंटरेस्ट नहीं देगा तो भी चलेगा, ये ऑल्टरेशन ओवेशन नहीं है। हम यहाँ माफ कर रहे हैं ना, एक्सेप्टेंस ऑफ अ लेसर परफॉर्मेंस कर रहे हैं ना, तो इसको क्या बोलते हैं? रेमिशन। लिखो रेमिशन। ये निकला है कौन सा वर्ड से? रेमिट, जिसको क्या बोलते हैं? माफ करना। इसमें क्या होता है? एक्सेप्टेंस ऑफ लेसर परफॉर्मेंस। एक्सेप्टेंस ऑफ लेसर परफॉर्मेंस। ठीक है, ये अलग अलग टाइप से होता है। एग्जाम्पल 2 दे देते हैं। वेवर, वेवर जिसका मतलब होता है गिविंग अप सम राइट, अपना कोई हक छोड़ देना। एग्जाम्पल में लिख दो डिबेंचर इंटरेस्ट, और एक एग्जाम्पल एक्सटेंशन ऑफ टाइम। एग्जाम्पल में लिख दो स्कूल फीस। ठीक है, एक चीज क्लैरिफाई कर दिया कि अगर कोई बेनिफिट मिला है आपको वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में, तो वो क्या होगा? वापस करना होगा, रिस्टोर करना होगा। भैया एग्जाम्पल चाहिए। हम तुमसे, तुम्हारे पास एक काऊ था, गाय, हम तुमको धमका के तुम्हारा गाय कम रेट पे खरीद लिए। ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वॉइड, वॉइडेबल, वैलिड? क्या है? वॉइडेबल ऑन द बेसिस ऑफ कोअर्शन, धमकी दिया। अभी सुनो, वो गाय प्रेग्नेंट थी। जब वो गाय हम ओन करते थे, वो एक बछड़ा यानी कि एक कैटल को जन्म दी। अब कोर्ट बोला कि भाई तुम कोअर्शन किया है, तुमको ये गाय वापस करना होगा। हम गाय तो वापस कर दिए, लेकिन मेरा कहना है कि हम तुमको इसका कैटल वापस नहीं करेंगे। लॉ बोलता है कि अगर इस दौरान आपको कोई भी बेनिफिट मिला है तो वो भी वापस करना जरूरी है। तो ये बात याद रहेगा, लिख लो। चलो नोट देकर लिखो। सेक्शन 64 है आई थिंक। हाँ, सेक्शन 64
restoration of any benefit under avoidable contract. अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कब कब होता है? CUFM। ओके है। उसके बाद अगर वही कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाए और तुमको बेनिफिट हुआ हो, वो भी रिस्टोर करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर मानो कि कोई, हम लोग याद है पढ़े थे कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, कौन सा सेक्शन में था? सेक्शन 4, याद आ रहा है? ऑफर का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है, ऑफरी का कब होता है ना। तो यहाँ पे उसी से रिलेटेड बोला है कि कम्युनिकेशन ऑफ रेसिशन मस्ट बी मेड, अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया है तो आगे वालों को बता दो, एंड कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन मस्ट ऑल्सो बी मेड। हाँ, इन बोथ द केसेस, तुम कॉन्ट्रैक्ट रिवोक किया यानी कि वापस लिया है या फिर कैंसिल किया है, तुमको बताना पड़ेगा, ठीक है। चलो हम लोग एक बार ना सीए की किताब से इस चीज को देखते हैं, इसमें बहुत डिटेल में दिया गया है। नोवेशन क्या होता है? न्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर द ओल्ड हो रहा है, पुराना कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? कैंसिल हो गया, ठीक। रेसिशन क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट का क्या होना? कैंसिल होना, एंड नो न्यू कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर्म। ऑल्टरेशन में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट में चेंजेस होना जो कि नॉट दैट मटीरियल है। क्या पार्टीज किसमें चेंज होगा? नोवेशन या ऑल्टरेशन? नोवेशन। वेविंग और रेमिटिंग मतलब लेसर परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट करना। ये सारा पॉइंट हम लोग पढ़ चुके हैं। देखो, डिस्चार्ज ऑफ परफॉर्मेंस, डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी, बाय लैप्स ऑफ टाइम, ऑपरेशन ऑफ लॉ एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मर्जर ऑफ राइट, नो प्रॉपर कंडीशन टू द प्रोमिसर, रेमिटिंग, ये सब क्या है? सब एग्जांपल ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वे ऑफ डिस्चार्ज, ठीक है। तो यहां तक कहानी क्लियर अपना, राइट। अब बढ़ते हैं आगे। न्यू टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना। ठीक है, तो पहले इसके ऊपर जो ज्ञान है हम लोग उसके बारे में बात करते हैं, फिर इसके ऊपर नोट्स भी लिखेंगे। अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट नहीं परफॉर्म किया है, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा है, उसको बोलते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। लिख दो, ये वाला लाइन लिखो, नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के नीचे लिखो नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर लॉ मना कर रहा है तो वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। वो क्या है? डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ड्यू टू लॉ। क्लियर?
आओ, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दो टाइप का होता है, एक्चुअल ब्रीच, एंटीसिपेटरी ब्रीच। ठीक है, हम टाइम देंगे कॉपी करने का, पहला फोकस होना चाहिए समझने में। कॉपी नहीं करना है अभी, रुक जाओ, इसमें चेंजेस होगा। ब्रीच दो टाइप का होता है, क्या क्या? एक्चुअल ब्रीच एंड एंटीसिपेटरी ब्रीच। क्या हुआ सुनो, हम लोग प्लान किए कि हम लोग मानो अरिजीत सिंह को बुला के यहाँ पे गाना गवाएंगे इस सैटरडे को। ठीक है, और सैटरडे को हम लोग पूरा तैयारी कर लिए, रिबन्स लगा दिए, बलून लगा दिए। अरिजीत सिंह आ रहा है तो चीफ गेस्ट को बुलाएं, चीफ गेस्ट के लिए समोसा मंगाना हुआ, नाश्ता मंगाना हुआ, और भी ऑडियंस आए, ऑडियंस को बुलाने के लिए टिकट निकाले थे। ठीक है, और अरिजीत सिंह केस 1 एन वक्त पे धोखा दे दिया, सैटरडे को उसका वेट कर रहे हैं, वो नहीं आया। ये होता है एक्चुअल ब्रीच। एक्चुअल ब्रीच में क्या होता है? रेफ्यूज या फिर नेग्लेक्ट ऑन द शेड्यूल डेट। ठीक है, याद रखो, ऑन द शेड्यूल डेट, सैटरडे को धोखा दिया। ये या तो टाइम व्हेन द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आया हो तब मना किया हो, यानी कि वो आया ही नहीं गाने के लिए, या फिर वो गाने के लिए आया और गाने के दौरान ड्यूरिंग हिज परफॉर्मेंस बीच गाना में, बीच कॉन्सर्ट में छोड़ के चला गया। दोनों में तो ऐन वक्त पे धोखा दिया ना, दोनों एक्चुअल ब्रीच का एग्जांपल है। लेकिन एंटीसिपेटरी ब्रीच में क्या होता है? हम अपने अनविलिंगनेस के बारे में बिफोर द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस, यानी कि सैटरडे से पहले थर्सडे या फ्राइडे को फोन करके बोल दिया अरिजीत सिंह कि हम आकर गाना नहीं गाएंगे। ये है एंटीसिपेटरी ब्रीच। अगर लास्ट मोमेंट पे धोखा मिले तो एक्चुअल ब्रीच, और पहले ही बता दे कि नहीं करेगा तो एंटीसिपेटरी ब्रीच। अब ये दोनों कैसे होता है? हो सकता है एक्सप्रेस हो, अरिजीत सिंह फोन पर या व्हाट्सएप पे बोल दिया कि आई एम नॉट गोइंग टू कम टुडे। ठीक है, हो सकता है कि इंप्लाइड हो, वो यूट्यूब पे लाइव आया था और बोला कि सैटरडे को हम कोलकाता में कॉन्सर्ट करेंगे। कॉमन सेंस वाला बात है कि अगर इस सैटरडे वो कॉन्सर्ट कोलकाता में करने वाला है तो मेरे पास नहीं आएगा, तो ये क्या है? इंप्लाइड, समझ में आ रहा है कि वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करेगा। ओके, अब इसके ऊपर थोड़ा नोट्स लिखते हैं। एक्चुअल ब्रीच हम लिख रहे हैं, तुम लोग कॉपी करते जाना। ठीक है, तुम लोग शुरू करो कॉपी करना।
कॉपी हो गया सबका? देखो इसके बाद हम एक और बात दिखाएं। पहले केस में अरिजीत सिंह ऐन वक्त पे आने से मना किया, क्या तुम उसको पेमेंट करेगा? दूसरे केस में वो 2 दिन पहले फोन करके मना किया। तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, तुम कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज मान लो, तुम सोच लो कि अब तो इसको पेमेंट करना नहीं। दूसरा ऑप्शन, तुम कॉन्ट्रैक्ट को ऑपरेटिव मानो, तुम सोचो कि ठीक है ना, सैटरडे तक वेट करते हैं, वो अपना लाइव में बोला है, क्या पता वो धनबाद आ जाए फिर बाद में जाए कोलकाता, उसका लेट नाइट शो हो कोलकाता में, तो हम वेट करते हैं टिल द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस और फिर उसके ऊपर केस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल ब्रीच। दोनों में अंतर है, एक में हाथों हाथ कैंसिल मान लो, दूसरा में वेट करो और लास्ट में कैंसिल मान लो। ठीक है, अभी एक बात बताओ, अरिजीत सिंह आ रहा था, तुम कितना सारा खर्चा बताएं, बलून, रिबन, टिकट, नाश्ता। हम नहीं बोलेंगे कि अरिजीत सिंह तुम्हारे लिए हम इतना खर्चा किए, तुम मेरे को सारा का सारा पैसा रीइंबर्स करो। कौन देगा भरपाई, कौन करेगा? हम तो उसके कारण, उसके बेसिस पे खर्चा किए थे ना। तो इसको बोलते हैं डैमेजेस क्लेम करना। डैमेजेस यानी कि जो नुकसान आपको हुआ है वो क्लेम करना। क्लियर है? ठीक है, अब आते हैं रेमेडीज पे। रेमेडीज का मतलब क्या होता है? रेमेडीज का मतलब क्या होता है? उपचार, यानी कि सल्यूशन। कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हुआ है तो अब क्या करें? आगे वाला पार्टी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है, तो अब क्या करें? पहला ऑप्शन, तुम्हारा जो नुकसान हुआ तुम उसके बेसिस पे केस करो, सूट फॉर डैमेजेस। सूट फॉर डैमेजेस, व्हाट इज डैमेजेस? डैमेजेस मतलब मनी क्लेम्ड, यानी कि या तो मांगे, क्लेम मतलब मांगना, और अवॉर्डेड यानी कि बिना मांगे मिल गया। भैया बिना मांगे पैसा मिलेगा? तुम जब कोर्ट में जाएगा तो जज तुमको बोलेगा थोड़ी कितना रुपया चाहिए, जज अवॉर्ड करेगा, राइट? तो या तो क्लेम्ड या फिर अवॉर्डेड इन कंपनसेशन फॉर अ लॉस और इंजरी। दिस इज डैमेजेस आर कंपनसेटरी इन नेचर, यानी कि तुमको नुकसान हुआ है तो डैमेजेस मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तुम कोई तैयारी नहीं किया था अरिजीत सिंह के आने का, 1 रुपये का खर्चा नहीं किया था उसके आने पे, और तुम सोच रहे कि तुम डैमेजेस क्लेम कर ले, पॉसिबल है? नहीं। अगर आपको कोई नुकसान हुआ है तो डैमेजेस उसका भरपाई करेगा, कंपनसेट करेगा, बट अगर कोई नुकसान नहीं, नो नुकसान, नो डैमेजेस। ठीक है, फिर सूट फॉर रेसिशन। रेसिशन मतलब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया तो उसके बेस पर भी हम उस पर केस कर सकते हैं, डैमेजेस दोनों केस में मांग सकते हैं। ठीक है, पहला केस क्या पढ़ाएं कि तुम सिर्फ डैमेजेस मांग रहे हो, तुम बोल रहे हैं कि मेरा नुकसान हुआ, पैसा दिलाइए। और दूसरा केस में सूट फॉर रेसिशन, मतलब तुम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया है और नुकसान मांग रहा है। ठीक है, एक में क्या खाली नुकसान मांग रहे हैं, दूसरा में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किए हैं और तुमको डैमेजेस मिल जाएगा उसके लिए। तीसरा, सूट फॉर क्वांटम मेरियट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक नया शब्द तुम लोग के डिक्शनरी में आया आज। क्वांटम मेरियट का मतलब क्या होता है सुनाते हैं। मानो हम लोग ये रूम है, इसको पेंट करा रहे, तो क्या एक बार में चारों दीवार पेंट होगा? धीरे धीरे एक एक करके चारों दीवार पेंट होगा। मानो हम बोले कि पर दिन पर दीवार पेंट होना चाहिए, तो कितना दिन लगेगा? 4 दिन। क्या हुआ? 2 दिन वो ये और ये दीवार तो पेंट कर दिया, लेकिन जब बाकी 2 दिन पेंट करने का टाइम आया, अब वो एक्चुअल ब्रीच कर रहे हैं। वो बोल रहा है कि भैया अब हम आपका पेंट नहीं कर सकते, किसी और से करवा लीजिए। सवाल उठता है, क्या तुम उसको 1 भी रुपया देगा? सोचो, नहीं देगा। कितना लोग बोलता है देगा? हाथ उठाओ। कितना लोग बोलता है नहीं देगा? उसको पैसा देना पड़ेगा।
वो जितना काम किया है उतना का वो हकदार है और उतना का पैसा जिसको वो डिजर्व करता है उसको देना पड़ेगा। क्वांटम मेरिट का मतलब ही है एज मच एज द पार्टी डूइंग सर्विस हैज डिजर्व, जितना वो डिजर्व करता है उतना का पेमेंट करना। ठीक है? हाँ हाँ, 2 दीवाल तो किया ना, 2 दिन का तो उसको वेजेस मिलना चाहिए ना। बाकी तुम अगर डैमेजेस काट के देना चाहता है तो तुम दे सकता है कि भैया मेरे पास जो नया वाला आप 500 में काम कर रहे थे, अब जो भी आदमी आ रहा है वो 600 मांग रहा है, तो 2 दिन का 100 रुपये एक्स्ट्रा, 200 रुपये एक्स्ट्रा लग रहा है, वो काट के हम आपको पैसा देंगे, ये बोल सकते हैं। लेकिन पैसा नहीं देना, लॉ बोलता है ऐसे नहीं चलेगा। क्वांटम मेरिट का रूल है कि अगर आपका काम आधा हुआ है तो आप आधा का पैसा दीजिए, हाँ आप उसमें पैसा डिडक्ट कर सकते हैं। कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड, 2 कंडीशन है जो फुलफिल होना जरूरी है। पहला, अवेलेबल ओनली इफ ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन डिस्चार्ज। दूसरा, क्लेम मस्ट बी ब्रॉट बाय अ पार्टी नॉट इन डिफॉल्ट। ठीक है? क्या हो रहा है, बात को समझो। वो बंदा पेंट नहीं किया क्योंकि लॉकडाउन लग गया, उसका गलती है, तो वो तुम पर केस करेगा कि हमको पैसा चाहिए, क्योंकि उसका कोई गलती नहीं है। एग्जांपल्स देखते हैं। पहला, कब कब? पहला, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड डिक्लेयर हो गया है। व्हाट इज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट? विच सीजेस टू बी इनफोर्सिएबल, जो पहले तो वैलिड था लेकिन अब वॉइड है, इसमें उसका गलती है, तो तुम बोलेगा कि हम आपको 1 रुपया भी नहीं देंगे, लॉकडाउन लग गया तो? नहीं। दूसरा, समथिंग डन विथआउट एनी इंटेंशन टू डू सो ग्रेट्युइटसली। ग्रेट्युइटसली का क्या मतलब होता है, हम बताएं क्लास में? ग्रेट्युइटसली, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है? अगर मानो तुम लोग को ये एग्जाम्पल भी दिए थे हम कि तुम लोग एक मैगजीन का सब्सक्रिप्शन खरीदा फॉर द ईयर 2022 और 2023 में भी तुम्हारे घर में मैगजीन आ रहा है, क्या वो फ्री में मैगजीन दे रहा है? वो ग्रेट्युइटस एक्ट है। इट इज अ नॉन ग्रेट्युइटस एक्ट, इट इज अ नॉट फ्री एक्ट। तो उस 1 साल का सब्सक्रिप्शन का पैसा तुमको देना होगा, भले ही तुम पढ़ा हो ना पढ़ा हो। अगर तुम मना कर देता देने के लिए फिर भी देता, तब अलग बात है, राइट? तो पहला, वो क्वांटम मेरिट मतलब जितना के लायक है उतना पैसा दो, पहला। अगर वॉइड हो गया तो? दूसरा, कोई इंटेंशन नहीं था फ्री में करने का। तीसरा, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि काम करना है, पैसा का बात नहीं हुआ। ऐसा भी होता है, बिल्कुल। तुम्हारा पेंटर से बात हो गया लेकिन ना तुम पैसा का बात किया ना वो, बाद में वो 1000 रुपया मांग रहा है और तुम बोल रहा 500 रुपया देने के लिए, अब क्या होगा? दौड़ाओ दिमाग। मार्केट रेट देखा जाएगा। मार्केट में वही काम कितना में होता है? मानो मार्केट में वही काम 800 रुपया में होता है तो 800 रुपया देना। मार्केट में वही काम 1200 रुपया में होता है तो 1200 रुपया देना पड़ेगा। क्लियर है? अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ और रेम्यूनरेशन का बात नहीं हुआ है, पैसा देने का बात नहीं हुआ है, तो और अगर हम लोग कोई बार्गेन नहीं कर पा रहे हैं, तब मार्केट रेट के हिसाब से लॉ बोलता है पैसा देने के लिए। अगला, वेयर वन पार्टी रिफ्यूजेस टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। अपना वाला एग्जांपल कि वो बोल रहा है वो नहीं कर सकता है, कुछ उसका पर्सनल रीजन है। उसके बाद, कॉन्ट्रैक्ट इज डिविजिबल, 2 दीवाल है 4 में से, और पार्टी नॉट इन डिफॉल्ट हैज एंजॉयड द बेनिफिट ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस। 2 तो हो गया, उसका तो फायदा हो गया ना हमको। अगर हम 1 रुपया भी नहीं देंगे तो हम तो फायदा में, वो भयंकर वाला। लॉ बोलता है नहीं, अगर आपका गलती नहीं है और आप 2 दीवाल का फायदा उठाना चाहते तो ऐसे नहीं होगा, उसके लायक का पैसा आपको देना पड़ेगा। ठीक है? एंड इनडिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट, मानो कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो डिवाइड नहीं हो सकता है। ठीक है भैया? फॉर एग्जाम्पल, वो चारों दीवार पेंट किया लेकिन पेंट अच्छे से नहीं किया, जगह जगह धब्बा छूटा हुआ, तो क्या हम उसको पैसा नहीं देंगे? देंगे, लेकिन पैसा काट सकते हैं, हम कम दे सकते हैं। लॉ यही बोलता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल है, ऑप्शन 1, तो जितना काम हुआ उतना कर दो, क्वांटम मेरिट। अगर इनडिविजिबल है तो दो उसको पैसा, लेकिन तुम पैसा काट सकता है, डिडक्शन मांग सकता है डिफेक्टिव वर्क के लिए।
ठीक है, क्लियर है। डैमेजेस क्या था, व्हाट वाज डैमेजेस इन नेचर, कंपनसेटरी। क्या यहां पे कंपनसेशन मिल रहा है, क्वांटम मेरियट इज रेस्टिट्यूटरी, यानी कि तुमको मदद कर रहा है तुम्हारा हक लेने में। क्लियर है ये कहानी, ओके। तो तीन चीज सीखे, पहला डैमेजेस, दूसरा रेसिशन और तीसरा क्वांटम मेरियट। याद रहेगा क्वांटम मेरियट, देखो क्वांटम मेरियट नया है, तुम लोग पहली बार ये शब्द सुन रहा है। और 90% ऑफ द टाइम बच्चा लोग क्या गलती करता है पता है, क्वांटम मेरियट और क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में दिक्कत होता है वो लोग को। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट हम लोग पढ़े नहीं है, पढ़ेंगे, बट क्वांटम मेरियट मतलब जितना काम हुआ उतना मांगना। क्लियर। इसके बाद सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, क्या हुआ सुनो ना। हम लोग का अरिजीत सिंह का सीन था, अरिजीत सिंह नहीं आया, तो अब हम अरिजीत सिंह को लेके गए कोर्ट और हम बोले कि भैया देखिए यहां बात डैमेजेस का नहीं है, मेरा नुकसान हुआ, उस दिन हम नाश्ता मंगाए, लोग आए, यहां मेरा इज्जत का बात, और हम मॉनिटरी कंपनसेशन से सेटिस्फाइड नहीं है, हमको चाहिए कि वो आकर गाना गाए, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, उसको गाना पड़ेगा। तो ये होता है सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, यानी कि वो काम करना पड़ेगा, हम वो तो परफॉर्मेंस करना पड़ेगा उसको, जिद पे अड़े हुए। लेकिन कुछ केसेस पे ये ऑर्डर नहीं होता है। अब देखो क्या हुआ, जज देखा कि यार आए दिन ये लोग जिद्दी कर रहा है, हर कॉन्ट्रैक्ट में लोग बोल रहा है करना पड़ेगा करना पड़ेगा। तो जज बोला 4 ऐसे सिचुएशन है जब आपका जिद नहीं चलेगा। कौन सा 4 सिचुएशन, पहला मॉनिटरी कंपनसेशन काफी था, नाश्ता वगैरह का रिएम्बर्स कराया, मेरा जिद काम नहीं चलेगा। दूसरा, कोर्ट खुद से या फिर किसी अपने ऑथराइज्ड पर्सन के द्वारा उसको सुपरवाइज नहीं कर सकता है। अभी हम बोले कि हमको चाहिए अरिजीत सिंह गाना गाए, कोर्ट को अपना एक आदमी को भेजना होगा धनबाद जो चेक करे कि वो गाना गाया है कि नहीं, तो फिर बदमाशी कर सकते हैं हम लोग। तो बोला कि अगर कोर्ट सुपरवाइज नहीं कर सकता एक्चुअल परफॉर्मेंस, तो वो कभी भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑर्डर नहीं देता है। तीसरा, कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर पर्सनल सर्विसेज। देखो अक्सर क्या होता है, अगर पर्सनल सर्विस इन्वॉल्व है तब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑर्डर आता है। भैया एग्जांपल, शाहरुख खान बोला था कि हम ये मूवी कर लेंगे और वो मना कर दिया, तो इस केस में क्या होगा, कोर्ट बोल सकता है कि तुम्हारा पर्सनल सर्विस इन्वॉल्व है, मॉनिटरी कंपनसेशन चलेगा क्या डायरेक्टर को, नहीं, इतना बड़ा हीरो को हायर किया था, कैसे चलेगा। तो यहाँ पे उसको अपना काम करना होगा, और दोनों में से कोई एक पार्टी माइनर है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। क्लियर है। पहला था रेसिशन कॉन्ट्रैक्ट, कैंसिल कर दो। दूसरा, डैमेजेस, जितना नुकसान हुआ उसका भरपाई कर दो। तीसरा, क्वांटम मेरियट, जितना काम हुआ उतना का पैसा दो। और चौथा, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, यानी कि उसका काम जो हुआ है उसको करना पड़ेगा। पांचवा, सूट फॉर इंजंक्शन। इंजंक्शन ऑर्डर, कुछ सुना है ये शब्द, नहीं सुना है? इसके ऊपर हम एक कहानी तुम लोग को बताते हैं। मानो सलमान खान का किसी डायरेक्टर से कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मानो राजकुमार हिरानी से कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि वो उसके लिए मूवी करेगा, और कोर्ट बोला सलमान खान को सूट ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, तुमको ये मूवी करना होगा। लेकिन सलमान खान है ढीठ, वो ये मूवी नहीं कर रहा है, तो अब कोर्ट क्या करे। कोर्ट बोला सुनो, हम इसको मारपीट करके तो मूवी करवा नहीं सकते हैं, हम एक इंजंक्शन ऑर्डर पास कर दे रहे हैं, यानी कि अब जब तक वो इस डायरेक्टर के लिए मूवी नहीं करेगा तब तक वो किसी भी और डायरेक्टर के लिए मूवी नहीं कर सकता। अब क्या करेगा वो बताओ, है ना। अभी तक क्या बोल रहे थे, ये काम करो ये काम करो, ये एक नेगेटिव टर्म है। नेगेटिव टर्म का मतलब हम उसको बाकी कोई काम करने से मना कर दिए, ठीक है। तो अब क्या होगा, वो मजबूर है, उसको पहले इस डायरेक्टर का मूवी करना होगा, तभी वो दूसरे डायरेक्टर्स का मूवी कर सकता है। इसको क्या बोलते हैं, इंजंक्शन ऑर्डर, यानी कि किसी को काम करने से रुकवा देना। क्लियर है। और ये सिर्फ कोर्ट के हाथ में पावर होता
नहीं, अगर इंजंक्शन ऑर्डर पास हो गया है स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट को लेकर तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी रुक जाएगा थोड़ा दिन के लिए। ठीक है, चलो हम लोग लिखते हैं इसके ऊपर नोट्स। याद रहे ये सब नोट समरी है, मेन काम कहाँ है, बुक में है। रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, पहला सूट फॉर रेसिशन, यानी कि कैंसिल कर दो।
अभी हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है डैमेजेस। ठीक है, डैमेजेस मतलब कंपनसेशन फॉर एनी लॉस और इंजरी ऑकर्ड, और मॉनिटरी इन नेचर होता है अक्सर। अभी सुनो क्या हो रहा है। डैमेजेस बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन टाइप्स के अंदर जाने से पहले हम तुम लोग को एक चीज क्लैरिफाई करना चाहते हैं। इंडिया में डैमेजेस बोलो, पेनल्टी बोलो, सब एक ही मानते हैं, लेकिन ये एक्ट कहां से उठाया गया है? इंग्लिश लॉ। तो इंग्लिश लॉ में दो अलग अलग कॉन्सेप्ट का जन्म है। एक है लिक्विडेटेड डैमेजेस, दूसरा है पेनल्टी। ठीक है, पहले हम लोग इसके ऊपर एक छोटा सा नोट लिखते हैं। नोट, हम्म, तुम अगर स्कूल फीस टाइम पे नहीं देता है तो लेट फाइन कितना लगता है? अगर स्कूल का फीस 5,000 है तो उसका 10% 500 रुपया पर दिन के हिसाब से लगता है। क्योंकि वो एक लिक्विडेटेड डैमेजेस है, वो प्री एस्टिमेट है डैमेज का जो एक स्कूल को होगा। अगर स्कूल वो 5,000 रुपया कहीं लगाएगा तो वो 500 रुपया प्रतिदिन हिसाब से कमा सकता है, ऐसा उसका कोई इन्वेस्टमेंट पॉलिसी होगा, उस हिसाब से वो फाइन लगाते हैं। और पेनल्टी सॉरी, पेनल्टी का मतलब, पेनल्टी मतलब हम तुमको कोई काम, हम चाहते हैं कि तुम कोई काम ना करो, इसलिए हम इम्पोज करते हैं। अगर तुम हेलमेट पहन के गाड़ी नहीं चलाएगा तो 2,000 का फाइन। ये क्या है? पेनल्टी। क्या असल में 2,000 का नुकसान हो रहा है किसी को? लेकिन एक पेनल्टी है। इंडिया में बोलता है कि हम लोग पेनल्टी नहीं लगाते। इंडिया में पेनल्टी लॉ बना हुआ है कि अगर आप नुकसान कर रहे हैं इतना का फाइन भरना होगा, पेनल्टी भरना होगा, इसका लॉ चल रहा है। और जब कोर्ट में मैटर जाता है ना, हमेशा, अगर मानो कोई लॉ नहीं था, मतलब कॉन्ट्रैक्ट, जैसे अरिजीत सिंह वाला केस में कोई लॉ है क्या कि वो गाना गाने नहीं आएगा तो कितना रुपया फाइन भरेगा? नहीं। लॉ बोलता है इंडिया का कि हम सिर्फ लिक्विडेटेड डैमेजेस देंगे। हालांकि इंडिया में ये दो शब्द है ही नहीं, ये इंग्लिश लॉ में। लेकिन अगर देखा जाए तो क्या इंडिया में अनाप शनाप पेनल्टी लगाया जाता है किसी को सजा देने के लिए? वो पेनल्टी लॉ पहले बता के रखता है। अगर कोई नया वर्डिक्ट देना है उसमें हमेशा हम उतना ही का सजा देंगे जितना का आगे वाला पार्टी को नुकसान हुआ। तो तुम लोग सोचेगा कि भैया ये बाइक वाला केस में अनाप शनाप पैसा मांग रहा है 2,000 रुपया, तो वो तो लॉ बना हुआ है ना, वो तो पहले से है। लेकिन कोई नया केस आएगा तो उसमें वो उतना ही पैसा देगा जितना के लिए वो लायबल है। ठीक है,
आओ देखते हैं। लिक्विडेटेड डैमेजेस फिक्स्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट जेन्युइन प्री एस्टिमेट, मोटा मोटी इतना का नुकसान होता है और वो लिक्विडेटेड डैमेजेस होता है। पेनल्टी मतलब अनरीजनेबल अमाउंट, हम फोर्स कर रहे हैं कि तुम कोई काम ना करो या फिर कोई काम करो। अगर तुम ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया तो तुम पे 5 लाख का फाइन। कॉन्ट्रैक्ट क्या था? तुमको एक बर्थडे पार्टी में जाके समोसा बनाना है। ये क्या है? एक बर्थडे पार्टी में जाके समोसा बनाना, नहीं बनाया तो 5 लाख का फाइन। ये लिक्विडेटेड डैमेजेस या पेनल्टी है? ये पेनल्टी है, अनाप शनाप 5 लाख का फाइन समोसा ना बनाने पे, है ना? तो ये क्या है? पेनल्टी है। अगर यही फाइन 5,000 का होता तो लिक्विडेटेड डैमेजेस होता कि हाँ हो सकता है 5,000 का नुकसान हुआ होगा बंदा। ठीक है, ओके। इसका एक एक्सेप्शन है जो तुम लोग के किताब में है, जो हम लोग नोट्स में नहीं लिख रहे हैं। अगर पर्सन गवर्नमेंट के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है या फिर कोई पब्लिक ड्यूटी है, उस केस में पेनल्टी होता है। वही लॉ बन गया, जैसे कि हेलमेट पहन के गाड़ी चलाना, रफ ड्राइविंग करने पे फाइन, स्पीड लिमिट पार करने पे पेनल्टी। तो गवर्नमेंट के हिसाब से पेनल्टी होता है। लेकिन जनरली इंडिया में गवर्नमेंट क्या करता है, इंडियन कोर्ट्स क्या करते हैं, जेन्युइन प्री एस्टिमेट ही आपके ऊपर इम्पोज करते हैं। अब हम लोग आते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, डैमेजेस। व्हाट डू वी मीन बाय डैमेजेस? नुकसान का भरपाई करना, मॉनिटरी कंपनसेशन फॉर लॉस और इंजरी ऑकर्ड। डैमेजेस सेक्शन 73 से 75 में डिफरेंट टाइप से डील करता है। पहला, ऑर्डिनरी या फिर नॉर्मल डैमेजेस। तुम्हारे साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ अरिजीत सिंह वाले केस में, और मेरा मानो 10,000 रुपये का खर्चा हुआ था उसके आने को लेकर, और वो नहीं आया, 10,000 का डैमेजेस ही मांगे। वो नॉमिनल, नॉर्मल, ऑर्डिनरी डैमेजेस है, वो ओके डैमेजेस है। कौन सा, नॉर्मल या फिर ऑर्डिनरी डैमेजेस? नॉमिनल गलती से निकला मुझसे, ठीक है। तो कोई इनडायरेक्ट लॉस के लिए तुमको पैसा दिया जा रहा है, तुम बोल सकता है कि हम उसमें डीएसपी को चीफ गेस्ट बना के बुलाए थे और डीएसपी हमको एक कॉन्ट्रैक्ट देने वाला था, लेकिन मेरा डीएसपी के सामने नाम खराब हो गया, तो अब हमको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा, हमको उसका भी पैसा चाहिए। डायरेक्ट लॉसेस के लिए कंपनसेशन मिलता है ऑर्डिनरी डैमेजेस में। लेकिन स्पेशल डैमेजेस में क्या होता है? स्पेशल डैमेजेस में अगर हम स्पेशल सर्कमस्टेंसेस का नोटिस बिफोर हैंड दे दें तो आगे वाला पार्टी उसको एक्सेप्ट कर लिया है तो वो भी लायबल होगा। फॉर एग्जाम्पल, हम अरिजीत सिंह को पहले ही बोल दिए कि भैया देखो टाइम पे आ जाना गाने के लिए, क्योंकि डीएसपी आने वाला है जो कि हमको कॉन्ट्रैक्ट दिलवाएगा और मेरा लाखों का नुकसान हो जाएगा, तुम नहीं आएगा। तो अगर ये बात हम पहले बोल देते और वो नहीं आता, तब हम उससे उसका भी पैसा मांग सकते थे। मतलब अगर डायरेक्ट लॉस चाहिए ऑर्डिनरी डैमेजेस, इनडायरेक्ट लॉस चाहिए स्पेशल डैमेजेस, जिसका नोटिस देना, नोटिस ऑफ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस जरूरी है। आओ एक केस स्टडी पढ़ते हैं, हैडले वर्सेस बैक्सेंडल, वेरी इंपॉर्टेंट केस स्टडी। मानो एक बंदा है पी, उसका आटा का चक्की है और उसका आटा का जो मशीन था, चक्की का जो मशीन होता है जिसमें गेहूं पिसाता है, वो टूट गया। पी उस मशीन को दिया डी को, एक कुरियर कंपनी था, और बोला कि भाई ये 2 दिन में बना के ला दो। डी भी बोला ओके। मिल 2 दिन के लिए काम नहीं किया, ओके, 2 दिन का परमिशन लिया हुआ था, 1 रुपया डैमेजेस हम नहीं मांग सकते। डी 5 दिन बाद, मतलब और 5 दिन बाद, 1 हफ्ता बाद लाकर दे रहा है, तो 5 दिन और नहीं आया मेरे पास मेरा मशीन, 5 दिन मेरा नुकसान हुआ। सवाल उठता है हम उससे क्या मांगेंगे, ऑर्डिनरी डैमेज या स्पेशल डैमेज? ऑर्डिनरी डैमेज। ऑर्डिनरी डैमेज क्या होता है? नॉर्मल 5 दिन में मोटा मोटी एवरेज सेल है, उसके ऊपर जो एवरेज मेरा कमाई था वो नहीं हो पाया, तो सिर्फ वो मांगेंगे। ठीक है। क्या हम लॉस ऑफ प्रॉफिट मांग सकते हैं कि यार उस दिन मेरा एक बंदा आया था, उसके पास 5 लाख रुपए का ऑर्डर था, तुम्हारे कारण ले पाए, तो उस 5 लाख पे मेरा 10% यानी कि 50,000 प्रॉफिट होता है, हमको 2 मांग सकते हैं। वो मांगने के लिए क्या करना होगा? नोटिस ऑफ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द अदर पर्सन। क्लियर है यहां तक कहानी? तो ऑर्डिनरी और स्पेशल कंप्लीट। और कौन सा केस लॉ यूज करेंगे इसमें? हैडले वर्सेस बैक्सेंडेल। देखो यहां पे क्या हुआ, ए बी को एक मशीन दिया और बिना डीले के लाने बोला।
बी डिले किया, बी जानबूझकर डिले किया, कोई बात नहीं, ए का एक प्रॉफिटेबल कॉन्ट्रैक्ट छूट गया। सवाल उठता है क्या ये बताया था इस प्रॉफिटेबल कॉन्ट्रैक्ट, हम बोल दिए, हम जब दिए ना तुमको मशीन कि भाई 2 दिन में ला के दे देना, परसों सरकारी एक टेंडर आने वाला है, अगर वो हम नहीं एक्सेप्ट किए तो मेरा लाखों का नुकसान होगा, वो नहीं ला कर दिया 2 दिन में, अब हम उससे रिकवर कर सकते हैं क्योंकि हम उसके बारे में नोटिस दिए थे। सेम विद अरिजीत सिंह, अगर हम उसको नोटिस दे देते कि डीएसपी से टेंडर मिलने वाला है और वो नहीं आता, तब हम उस पर केस कर सकते थे। क्लियर है यहां तक कहानी? ये 2 डैमेजेस तो सिंपल था, स्पेशल ऑर्डिनरी। अब है विंडिक्टिव और एग्जेम्पलरी डैमेजेस। ये सिर्फ 2 केसेस में अवॉर्ड किया जाता है। व्हाट इज विंडिक्टिव और एग्जेम्पलरी डैमेजेस? जब आपका रेप्यूटेशन पे सवाल उठे तब आप विंडिक्टिव या एग्जेम्पलरी डैमेजेस मांगते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ 2 केसेस में मांगा जाता है। पहला, ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू मैरी, तुम किसी से शादी का वादा करके वो वादा तोड़ता है तो उस फैमिली का नाक कटता है, उस केस में वो लॉस ऑफ रेपुटेशन के बेसिस पे विंडिक्टिव या एग्जेम्पलरी डैमेजेस मांगेगा, इमोशनल लॉस के बेसिस पे। और दूसरा, हम तुम हमको फीस दिया इन चेक, हम चेक कहां लेके जाएंगे? बैंक। बैंक में वो चेक बाउंस कर गया, लेकिन तुम्हारे बैंक में पैसा था, बैंकर का गलती है, तो तुमको बैंक वाला पैसा देगा इन विंडिक्टिव या फिर एग्जेम्पलरी डैमेजेस के नाम पे। पता था ये बात? अगर तेरे अकाउंट में पैसा है फिर भी तेरा चेक बाउंस कर जाए तो तुम बैंक से पैसा ले सकता है उसका गलती के लिए, ऑन द बेसिस ऑफ विंडिक्टिव और एग्जेम्पलरी डैमेजेस। क्योंकि मेरे नजर में तो तेरा इंप्रेशन गिर गया ना कि कैसा आदमी है, चेक दिया अकाउंट में पैसा ही नहीं रखा था, मेरा चेक बाउंस हो गया, मेरा जाना आना वेस्ट हो गया, तेरा तो इंप्रेशन रेपुटेशन खराब हुआ ना। तो इस केस में कौन सा डैमेजेस होगा? विंडिक्टिव या एग्जेम्पलरी। बड़ा ही स्पेशल डैमेज है, सिर्फ 2 केस में होता है, ठीक है। चौथा, नॉमिनल डैमेजेस, जब 10 या 100 रुपया का फाइन लगाता है तो वो छोटा मोटा डैमेजेस होता है, ठीक है। मतलब तुमको मानो कोई रियल डैमेज हुआ नहीं, छोटा मोटा डैमेज हुआ जिसके लिए 100-50 रुपया का फाइन लग रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? नॉमिनल, छोटा मोटा डैमेज। और डैमेज फॉर डिटोरेशन कॉज्ड बाय डिले, अगर तुम्हारा कोई डिलीवरी में डिले हुआ है तो उस पर डैमेजेस मिलेगा, लेकिन क्या इनडायरेक्ट लॉस के लिए मिलेगा? नहीं, उसके लिए क्या करना होगा? नोटिस देना पड़ेगा। यहां तक कहानी पूरा क्लियर? चलो इसके ऊपर नोट्स बनाते हैं। कॉपी करो।
क्या क्या आनंद, कौन सा? फॉर प्यूनिटिव इन नेचर, मतलब रेपुटेशन को जो हार्म करे। तो हम लोग का डैमेजेस भी जो है पूरा कंप्लीट है, ठीक है। अब सिर्फ एक टॉपिक बचता है, कंटिंजेंट एंड कॉसी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। यानी कि एक क्लास और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खत्म। नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे विद अ फ्रेश माइंड, और फ्राइडे को ये चैप्टर खत्म करते हुए 2 दिन का टाइम देंगे जिसमें तुम लोग अच्छे से इस चैप्टर को टाइम देना, और फिर मंडे को हम लोग इसका क्वेश्चन एंड आंसर्स अच्छे से करेंगे। अगर कोई बच्चा ये चैप्टर पढ़ के नहीं आ रहा है तो उस दिन उसके ऊपर से सब कुछ जाएगा। याद रहे सेक्शंस को देखते जाना, कौन कौन सा सेक्शन है, और सबका किताब में यूनिट 6 तक अंडरलाइन होना चाहिए, और मतलब पढ़ा हुआ होना चाहिए। ये नहीं कि खाली बैठ के हर पेज में कुछ अंडरलाइन करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए सबको टाटा बाय बाय।